नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा बयान दे दिया है और ये बयान न केवल नीतीश कुमार के लिए क्लियर मैसेज है बल्कि गठबंधन के सहयोगियों को भी क्लियर मैसेज है कि बिहार में वही होगा जो मोदी शाह चाहेंगे, ना कि नीतीश कुमार, ना ही चिराग पासवान, ना ही उपेंद्र कुशवाहा, ना ही कोई और। जो नीतीश बाबू जो है वो किसी भी प्रकार से अपनी मर्जी का कुछ भी चला नहीं सकते हैं। जो मोदी जी हैं और शाह जी हैं उन्हीं की मर्जी चलेगी। दरअसल अमित शाह से एक कार्यक्रम में पूछा गया, आस्था के कार्यक्रम में, कि चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस पर अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया है, जो जवाब दिया उस पर विवाद खड़ा हो गया और सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है। और क्योंकि आज अमित शाह बिहार पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने अमित शाह ने जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है, तो बिहार की राजनीति अब कहां जाने वाली है, किस ओर करवट लेगी और क्या होगा एनडीए का, इन तमाम सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार अमित शाह ने चुनाव से ठीक पहले जो बयान दिया है उसके मायने क्या है। और साथ ही साथ चर्चा आज हम करेंगे राहुल गांधी को लेकर के। आपको याद होगा 2 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित व्यक्ति की, जिनका नाम हरिओम वाल्मीकि था, उनके ऊपर चोरी का आरोप लगाकर उनकी जो है पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी और मौत के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। जब भीड़ उनको बुरी तरह से पीट रही थी, तब वो राहुल गांधी का नाम ले रहे थे। तब वहां पर भीड़ में जो लोग थे वो ये बोल रहे थे कि ये बाबा का इलाका है। इसके बाद जो आरोपी हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया और आर्थिक मदद भी दी गई पीड़ित परिवार को। लेकिन राहुल गांधी आज उनसे जब मिलने पहुंचे तो पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, उनका काफिला रोक दिया गया। उसके बाद खूब हंगामा हुआ, तब उनको आखिरकार मिलने जाने दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी सरकारें आखिरकार बार-बार राहुल गांधी का रास्ता क्यों रोकती हैं। राहुल गांधी किसी से भी मिलने जाते हैं तो पुलिस रास्ते में आ जाती है। आखिरकार राहुल गांधी से इतना डर क्यों लगता है, इन तमाम सवालों पर भी चर्चा करेंगे। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से मुलाकात के बाद जो खुलासा किया है, वो भी सत्ता पक्ष को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कृष्णस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं अमित शाह के बयान की चर्चा करूंगी। आपने देखा ही होगा, सुबह से वायरल है, आज तक के प्रोग्राम में जब उनसे पूछा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार बनेंगे, तो भाई उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि भाई विधायक दल का नेता तो विधायक चुनते हैं। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प है, क्योंकि जो अमित शाह है वो उसके पहले भी आज तक के एक प्रोग्राम में कह चुके हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अब आपको क्या लगता है सर, नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प बचता है? जय संविधान। भाई, नीतीश कुमार जी के पास तो बहुत सारे विकल्प बचते हैं और मेरे ख्याल से उन्होंने भी इंडिकेशन दे दिया है कि चाणक्य गुजरात के नहीं थे, बिहार के थे। ये नीतीश कुमार ने भी एक इंडिकेशन दे दिया। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि संजय झा और लल्लन सिंह ने पार्टी के हितों का समझौता करते हुए 101 सीटों पर समझौता कर लिया। लेकिन नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार को जो हम सोच रहे थे, मैं सोच रहा था कम से कम, कि वो बहुत ज्यादा निष्क्रिय हो गए हैं। लेकिन जैसे वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी कलाबाजी करनी शुरू कर दी और ये सिद्ध कर दिया कि चाणक्य तो बिहार का था। देखिए, पहला इंडिकेशन क्या हुआ, जब चिराग पासवान को 29 सीटें अनाउंस हुई, तुरंत जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा उनके अगेंस्ट हो गए। इस तरह से नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को एक्सपोज कर दिया और पिछले चुनाव में जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को चोट पहुंचाई थी उसकी तैयारी कर ली। क्योंकि अब आज की तारीख में एक तरफ तो हैं जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, और दूसरी तरफ हैं चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी। अभी तक ये चल रहा था कि जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी गैंग में है और 143 सीटों से 142 सीटों से 101 सीटों का झगड़ा है। दूसरा, अब ये देखिए, दो इंडिकेशन देखिए निधि बड़ी बारीकी से। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने उम्मीदवारों की सूची निकाली है, उसमें 65% कैंडिडेट या तो राजपूत हैं या भूमिहार हैं या ब्राह्मण हैं, कायस्थ तो एक ही है, और या वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य समाज चलिए बैकवर्ड कास्ट में आता है बिहार के अंदर, लेकिन वैश्य समाज की आबादी बहुत कम है। तो जो भी आबादी है वो राजपूत, भूमिहार, कायस्थों की है, जो सवर्ण है।
और सवर्णों में पॉपुलेशन जो है 10-12% की है बिहार के अंदर। 10-12% को आपने 65% सीटें दे दी। अब मुझे नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है। एक एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर की तरह मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये भनक मिल गई है कि वो चुनाव हारने वाली है। तो उसने कहा कम से कम हमारा जो सवर्ण वोट बैंक है वो हमसे न छिटके, ऐसा ना हो कि हमारा वोट बैंक जो है 5% पहुंच जाए और बिहार से बाहर हो जाए। तो कम से कम 10-12% वोट में जो 90% वोट उनको मिलते हैं उसको कंसोलिडेट किया जाए, और सारे के सारे टिकट उन्होंने अलॉट कर दिए सवर्णों को। जबकि आप जानती हैं बिहार के अंदर बैकवर्ड फॉरवर्ड का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म होता है। अच्छा, इसके बाद इनका नीतीश कुमार की रणनीति देखिए आप। भाई पिछली बार सीमांचल का इलाका जो था जहां पे मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां पे इसके बावजूद कि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा सीटें जीती थी जेडीयू, महागठबंधन भी जीता था और एएमआईएम भी जीती थी। इस बार पूरे बिहार के अंदर जहां पिछली बार 11 सीटें मुस्लिम्स को एलोकेट की थी, नीतीश कुमार ने इस बार केवल 4 सीटें अलॉट की। 4 सीटें। इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार ने कहा कि भैया 10-12% मुसलमान जो मुझे वोट देते हो, ये समझ लो इधर वोट करने की आवश्यकता नहीं है, कंसोलिडेट हो जाओ, उधर जाके वोट कर दो। तो अभी तक जो मैं ये शक जाहिर कर रहा था, भाई मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार ने मुझसे बात की है या तेजस्वी यादव ने बात की है, भाई हम तो इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। इंडिकेटर से लग रहा था कि ये तैयारी हो चुकी है कि इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी की तैयारी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा 123 सीटें ले आए और उनकी सरकार बन जाए। इधर इनका क्या तैयारी है? इनकी तैयारी यह है कि हमें जेडीयू को और महागठबंधन को मिला के अगर मेजोरिटी मिल जाए तो हम सरकार बना लें। क्योंकि जिस प्रकार से चाणक्य गिरी नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है, उसी प्रकार की नीतीश कुमार ने उनके साथ दिखा दी। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में सोचिए, प्रशांत किशोर उल्टा फंस गए। भाई प्रशांत किशोर के बारे में गोदी मीडिया तो ये दिखा रहा था 24% वोट उनके पास आ गए। सी वोटर सर्वे, ये सर्वे, नानाजी देशमुख के दौहित्र यशवंत देशमुख, उन्होंने सब फोरकास्ट करना शुरू कर दिया था कि प्रशांत किशोर के पीछे लहर चल रही है। अरे भैया लहर चल रही है तो राघोपुर से इलेक्शन लड़ना चाहिए था। राघोपुर गए, जमीन की हवा देखी तो उन्हें लगा कि भैया यहाँ तो जमानत जब्त हो जाएगी, पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, अगली बार कोई टिकट के लिए पैसा भी नहीं देगा, टिकट भी नहीं खरीदेगा। तो इस बार उन्होंने कम से कम, अच्छा ये भी पता चल गया कि वो नुकसान पहुंचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि सवर्ण लोग तो उनके साथ एकजुट हो रहे थे। अच्छा, उनके यहाँ भी देखिए 35% उन्होंने अति पिछड़ों को टिकट दिया है। इसका मतलब वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। तो इनकी रणनीति ये थी कि जेडीयू को नुकसान पहुंचाओ, जेडीयू की रणनीति थी कि भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाओ। तो मैं तो एक सजेस्ट करूंगा, अगर नीतीश कुमार, पता नहीं अब कहां फुर्सत होगी सुनेंगे, अगर सुन ले वो, तो भैया आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आप जहां जहां बीजेपी और चिराग पासवान के कैंडिडेट्स हैं उनको हराने का प्रयास कीजिए आपके वोटर्स, और जहां नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स हैं वहां उनकी अपोजिट पार्टी हराने की कोशिश कीजिए और महागठबंधन को जीत जाने दीजिए और देश की राजनीति को बदल जाने दीजिए। बिल्कुल सर। और आप देखिए कि जब कुछ महीने पहले भी अमित शाह से सवाल पूछा गया था तो यही सवाल था, और आज तक यही प्रोग्राम में तब भी अमित शाह ने यही बात बोली थी। उसके बाद नीतीश कुमार को भवन में चले गए थे। हालत ये हो गई थी कि नीतीश कुमार अमित शाह से इतने नाराज हो गए थे कि अमित शाह को अपना बिहार का दौरा भी रद्द करना पड़ा था। लेकिन अब वो बात तो कुछ महीने पुरानी थी, अब तो चुनाव करीब आ गया है, सिर पे आ गया है। तो अब अहम चुनाव में नीतीश कुमार को नाराज करने वाली बात अगर अमित शाह ने बोली है तो उसकी दो ही वजह हो सकती है। एक, अमित शाह क्लियर मतलब साफ शब्दों में कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि आप सीएम नहीं बनेंगे, और दूसरा ये कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट भी आती होगी कि भाई बिहार में तो सच्चाई है कि अब एंटी इनकम्बेंसी तो है नीतीश कुमार को लेकर के, और उनके चेहरे पे युवा तो किसी भी हाल में वोट देने को तैयार नहीं है। तो कम से कम रोजगार के मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं, और सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा पॉपुलर है बिहार में। तो हो सकता है कि ऐसी कोई रिपोर्ट क्या अमित शाह के पास पहुंच गई है, या वो चाहते ही है कि नीतीश कुमार अब नाराज हो ही जाए। अच्छा ये बताओ, अगर कंपैरिजन कर लो सम्राट चौधरी का और नीतीश कुमार का, किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार के कितने भी अस्वस्थ हो, वो कितनी भी उनकी स्थिति खराब हो, कितनी भी उनकी रेटिंग गिर जाए, लेकिन वो सम्राट चौधरी से 4 गुनी ज्यादा है। और ये
भाई जो भी सर्वे है दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार तीसरे नंबर पे दिखा रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर को बढ़ा के दिखा रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता उनके सामने टिकता नहीं है। एक नेता उनके पास हुआ करता था, उनका देहांत हो गया। दूसरे नेता जो थे भारतीय जनता पार्टी के, कद्दावर नंद किशोर यादव, जो पिछली बार ये अध्यक्ष थे विधानसभा के, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है। अच्छा देखिए, अब एक और आप नाम सुनिए, खेसारी लाल यादव। भाई बिहार के अंदर खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। खेसारी लाल यादव को भी तेजस्वी यादव ने टिकट दे दिया और उनकी पत्नी को भी दे दिया है। 2 सीटें तो आप समझ लीजिए राजद की पक्की हैं। जहां एक तरफ इन्होंने पवन सिंह, वो भी पॉपुलर सिंगर हैं, पवन सिंह ने कह दिया भैया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मुझे जमानत नहीं जब्त करानी। अब ये मैथिली ठाकुर हैं, मैथिली ठाकुर को अब पता नहीं वहां के लोग भैया कहीं वहीं मंडी टाइप के लोग ना हो। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, उस बिटिया को, प्यारी बच्ची को भजन कीर्तन करने दो, उसे राजनीति में मत घसीटो। उस बिल्कुल बेचारी झेल नहीं पाएगी, राजनीति इतनी गंदी चीज है। बिल्कुल सर, और इसी बात का तो डर है क्योंकि बीजेपी अक्सर किसी अभिनेता को, किसी अभिनेत्री को, ऐसे लोगों को लेकर आती है, जमीनी कार्यकर्ताओं से ज्यादा उनको लेना देना होता नहीं है। अब सर बात करते हैं राहुल गांधी की। जिस तरीके से आपने देखा कि हरिओम वाल्मीकि, जिनकी हत्या कर दी गई थी पीट पीट करके, उनके घर राहुल गांधी पहुंचे हुए थे उनसे मिलने के लिए, और उसके बाद में जिस प्रकार उनको रोका गया, और ये सवाल खड़े करता है सत्ता पक्ष के ऊपर कि अगर सत्ता पक्ष के नेता मिलने जा सकते हैं तो विपक्ष के नेता क्यों नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद जो राहुल गांधी ने खुलासा किया है वो भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो पहले मैं राहुल गांधी का वीडियो दिखाती हूँ, इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। दलित अफसर ने सुसाइड किया था, मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको, उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात यह है कि ये अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है, अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग किया मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की और मेरी, कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद।
तो सर राहुल गांधी ने जो है साफ तौर से बताया है, हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें धमकाया गया है और पीड़ित परिवार से कहा गया है कि वो वीडियो में ये कहे कि राहुल गांधी हमारे परिवार से मुलाकात ना करे। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पीड़ित का परिवार मुझसे मिलता है या नहीं मिलता है। जरूरी बात यह है कि ये लोग अपराधी नहीं है और उन्होंने कोई गलती नहीं की है। जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं हरिओम जी के परिवार से मिला और उनका दुख दर्द सुना। हम उनके परिवार के साथ हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे और जहां भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा दलितों के खिलाफ, हम वहां खड़े होंगे। लेकिन सर ये जो इन्होंने खुलासा किया राहुल गांधी ने कि उनके परिवार से कहा गया कि आप राहुल गांधी से ना मिले, वीडियो भी बनवाया गया कि हम राहुल गांधी से मिलना नहीं चाहते, और आखिरकार काफी देर बहस हुई पुलिस से, काफी चीजें हुई, उसके बाद मिला भी पीड़ित परिवार। और काफी आप देखेंगे, अगर तस्वीरें देखेंगे तो काफी भावुक तस्वीरें थी जब राहुल गांधी ने उन लोगों से मुलाकात की। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस ने क्यों रोका और आखिरकार बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि राहुल गांधी इन लोगों से मुलाकात करे। समस्या क्या है कि अगर सत्ता पक्ष मिल सकता है तो फिर विपक्ष के नेता क्यों नहीं मिल सकते? भाई देखिए, पहली बार आपको बिजनौर का याद होगा। बिजनौर के अंदर एक दलित बालिका से, बिटिया से, वहां के दबंगों ने बलात्कार किया। पहले यह बताया गया कि नहीं, कोई बलात्कार नहीं हुआ, और यह बताया गया, दबंगों ने एक मीटिंग भी की और वहां के लोकल विधायक जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उसकी अध्यक्षता भी की। उसके बाद उस बिटिया को, वो मर गई, उसकी मृत्यु हो गई। 12 बजे रात को केरोसिन छिड़क के उसको जला दिया गया और उसके बाद उसके घर को भी बंधक बना लिया गया, उसके पूरे परिवार को बंधक बना लिया। भाई गरीब आदमी अगर बंधक बन जाएगा, घर से नहीं निकल पाएगा, तो कमाई कैसे करेगा? लेकिन उसको ऐसे ट्रीट किया गया जैसे वो अभियुक्त। उन्नाव का केस आपको पता होगा, एक विधायक साहब हुआ करते थे, सेंगर साहब, बेटी के साथ हुआ, फिर उसके बाद उसके चाचा को मार दिया गया, फिर उसकी भी मृत्यु हो गई, फिर उसके पिता की मृत्यु हो गई। मतलब ये, फिर चलिए अभी तक तो दलितों की बात हो रही थी, ठाकुरों की, उन्नाव वाली लड़की जो ठाकुर थी, राजपूत थी। फिर जाट बेटियों के साथ क्या हुआ? भाई अगर जाट बेटियों की, और ऐसी बेटियां जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर हमारी धमक बनाई थी और षड्यंत्र करके उसको स्वर्ण पदक ओलंपिक में नहीं लाने दिया गया, और उस लड़की को जब उसने शिकायत की तो उनको सड़कों पे घसीटा गया। इसका माने सरकार जो है दबंगों के साथ है, सरकार जो है शोषण करने वालों के साथ है, जो शोषित है, जो कमजोर है, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता। यही तो मुश्किल है आज की तारीख में देश में। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसे संवैधानिक व्यवस्था है कि जो गरीब है वो रक्षा करने के लिए कहां जाएगा? प्रशासन के पास जाएगा। पहली बात तो उस हरिओम वाल्मीकि की मृत्यु हुई क्यों, उसे मारा क्यों? भाई अगर आपको आरोप लगाना है कि वो चोर था तो पुलिस में दे देते, पुलिस अपनी इंक्वायरी करती। अगर वो दोषी होता तो जेल काटता, नहीं दोषी होता तो अपने माँ बाप के साथ और पत्नी बच्चों के साथ जीवन बिताता। आपने उसको मारा क्यों? मुश्किल क्या है, इनको डर ये है क्योंकि वो राहुल गांधी का नाम ले रहा था, और क्योंकि राहुल गांधी आज के तारीख में अति पिछड़ों और दलितों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है कि जितना ज्यादा रोकेंगे उतना ज्यादा वो पॉपुलर होंगे। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन चलिए, चुनाव आयोग उनके साथ है, चुनाव आयोग बेईमानी कराएगा। लेकिन बिहार के अंदर 65% सीटें सवर्णों को देने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने हार मान ली है और वो केवल अपने जो वोट बैंक है उसको रिटेन करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। और नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के इलाकों में अपनी बारूद फैला दी है। अब ये आपस में सिर फुटौल कैसी होगी, ये देखने में आनंद आएगा। बिल्कुल सर। और नीतीश कुमार को देखिए, जब अमित शाह ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई विधायक दल का नेता जो है वो विधायक ही तय करेंगे, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर ना कहते ऐसा अमित शाह और आखिर में वाकई में बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आ जाती, नीतीश कुमार के पास ना आती, तो नीतीश कुमार को अगर बीजेपी सीएम बना देती तो फिर उसके दो डिप्टी सीएम क्या करेंगे? बीजेपी का तो यही ख्वाब है कि अगर जो इस साल पूरा नहीं हुआ, इस चुनाव में पूरा नहीं हुआ, तो फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री कब बनाएगी? ये तो बीजेपी के लिए स्वर्णिम वक्त है। अब तो 20 साल पुराना ख्वाब पूरा करने का पूरा वक्त आ गया है। लेकिन नीतीश कुमार ने भाव किया है कि बीजेपी जो खेल करने जा रही है उनके साथ, वो होने नहीं देंगे।
और आप देखिए चिराग पासवान को जो हथियार बना करके, उनको कंधा बना करके नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करने का जो प्लान बनाया जा रहा था, बीजेपी यही प्लान करी थी कि दलित चेहरे को आगे किया जाए। नहीं तो चिराग पासवान का कोई तो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी एक ही सीट जीती थी उन्होंने, और लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी, तो वो मोदी जी के नाम पे जीती थी। तो ये बात तो सच है कि चिराग पासवान का कोई जनाधार इतना बड़ा नहीं है कि उनको 29 सीटें दे दी गई। इनफैक्ट वो सीटें दे दी गई जो जेडीयू के सिटिंग एमएलए है, जहां से वो रो रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी ने किया क्योंकि बीजेपी का यही खेल है कि वो चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार का खेल खत्म करना चाहती है। क्या बीजेपी सर इसमें कामयाब हो पाएगी? भाई देखो, सीधी सी बात यह है, कांग्रेस ने इसकी काट करने के लिए ये राजेश राम जी को अध्यक्ष वहां बना दिया। आपको पता है पासवान कम्युनिटी वहां पे बड़ी स्ट्रांग है, और इसके बाद रविदास कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो दलित ऐसा यूनिफॉर्म कोई ऐसा नहीं है एक ही ग्रुप हो, दलितों में भी बहुत सारे वो हैं, वर्ण हैं। तो उनके यहाँ जो हरिदास हैं, वो ये रविदास हैं, वो भी 4-5% हैं। जो पासवान है वो भी 5-6% हैं। तो वो तो आपस में एक दूसरे की काट हो गई, क्योंकि ये रविदास लोग चाहेंगे कि राजेश राम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, और पासवान जो है वहां भी इनके महागठबंधन के पास भी पासवान वोट बैंक है। तो ये वाली रणनीति तो चलती नहीं। देखिए एक और चीज है, बिहार की कम से कम स्पेशली बात की जाए अगर, तो देखिए महाराष्ट्र में भी कैसे महाराष्ट्र वालों ने सहन कर लिया, और अब तो रोहित पवार ने एक और स्टेटमेंट दे दिया है। रोहित पवार ने कहा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के विधायक भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। पहले तो उन्हें गर्दन उनकी छोटी की गई, थोड़े से कद उनके छोटे किए गए, अब उनको रणनीति राजनीतिक उनकी खत्म हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए महाराष्ट्र की भी राजनीति में वास्तविकता में पेशवाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट है, और ये फैक्ट है। और वहां पे जो मराठे हैं उनको पेशवा के और उनके लोग पसंद नहीं आते, लेकिन वहां पे देखिए हास्यास्पद स्थिति देखिए कि वही पेशवाई जो है वो आज की तारीख महाराष्ट्र में चल रही है। यही बिहार के अंदर ये चाहते हैं। भाई बिहार के अंदर कोई बैकवर्ड, ओबीसी, अति दलित, अति पिछड़ा ये कैसे पसंद करेगा कि उनके ऊपर एक राजपूत आगे बैठ जाए। इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें जो उन्होंने बांटी है, 17% राजपूतों को टिकट दिए हैं, 12% उन्होंने भूमिहारों को टिकट दिए हैं। अब बताइए 2-2%, 3-3% की पॉपुलेशन है, और 17% राजपूतों को दे रहे हैं, 12% उनको दे रहे हैं, 9% आप ब्राह्मणों को दे रहे हैं। तो ये क्या कोई लॉजिक तो होना चाहिए भाई, कुछ तो आपको समझना चाहिए। और बिहार की राजनीति में कम से कम अगर आप ये नहीं समझते कि जात कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो मानी बात है कि चाणक्य नहीं, आप कुछ मामला आपका और गड़बड़ हो गया है। बिल्कुल सर। अच्छा, एक और चीज इस बार बिहार के चुनाव में देखने को मिल रही है। पहला ऐसा चुनाव सर, इस देश में कोई राज्य ऐसा नहीं था, कोई भी, जहां पे चुनाव के वक्त विपक्ष या सत्ता पक्ष के या सहयोगियों के घरों में ईडी सीबीआई नहीं पहुंची। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बिहार में अभी तक ईडी सीबीआई नहीं पहुंची है। क्या ये बताता है कि बिहार अभी भी मोदी जी के लिए आउट ऑफ सिलेबस नजर आ रहा है? नहीं नहीं, तो उसके लिए उन्होंने जो वहां का सबसे प्रभावशाली परिवार है उसको दिल्ली बुलवा लिया। भाई लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सबको मिला लिया। तेज प्रताप यादव को भी अपनी तरह मिला लिया। तेज प्रताप यादव भी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए कमर कस के बैठे हुए हैं। तो देखिए उन्होंने रेड नहीं कराई, लेकिन दिल्ली में हाजिरी तो लगवा दी ना। और उसके बाद ये भी अपना प्रयास कर रहे हैं फैलाने का कि एज इफ जो फाइलें चलती हैं सरकार के अंदर वो केवल चीफ मिनिस्टर डिसाइड करता है। और पहले भी मैं बता चुका हूं, और आपके दर्शक श्रोताओं में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सरकार में काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर एक पॉलिटिकल लीडर है, वो ट्रांसफर और पोस्टिंग और प्रमोशन का लाभ दिखा के काम करा सकता है ब्यूरोक्रेट से। फाइल तो ब्यूरोक्रेट ही दस्तखत करता है। ब्यूरोक्रेट जेल में गए नहीं, और मुख्यमंत्री महोदय जेल भी हुआ है। सर, कल तक मुकेश सहनी को लेकर के काफी सारी खबरें आ रही थी कि भाई वो अलग हो जाएंगे और एनडीए में चले जाएंगे। इसको लेकर खूब खबरें गोदी मीडिया में भी बनाई गई। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि महागठबंधन में सीटों पर सहमति बन चुकी है और मुकेश सहनी को 15 सीटें देने पर राजी हो चुके हैं। सर, आपको क्या लगता है, कल तो नामांकन ही है, और आप देखिए कि उससे पहले क्या आपको नहीं लगता कि सीटें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि नाम तो डिक्लेयर करना ही है। अभी तक महागठबंधन में कहाँ पेच फंसा हुआ है? अरे कोई नहीं पेज फंसा हुआ है। पवन खेड़ा की आपने इंटरव्यू सुना? पवन खेड़ा ने जो कहा, अब मैंने तो कल की डिबेट में ये बात कही थी
भाई देखिए, सीधी सी बात यह है, जब आप सीट का बंटवारा 5 दिन पहले कर देते हैं तो 20 कैंडिडेट जो एक पार्टी के लिए टिकट चाहते हैं, उसे 19 लोग जो है खिलाफत शुरू कर देते हैं। महागठबंधन ने इस बार यह रणनीति बनाई कि हम टिकट नहीं अनाउंस करेंगे, हम ये नहीं बताएंगे किसको कितनी सीटें मिली, और सिंबल अलॉट कर देंगे। अब देखिए रणनीति, देखिए लास्ट डेट के सुबह अगर सब कैंडिडेट को एक सिंबल दे दिया जाए और वो एंड मूवमेंट पे जाके, अभी तक किसी को नहीं पता किसको कहां मिला है टिकट, और सिंबल सबको बट चुके हैं, 243 में सिंबल बट चुके हैं। अब वो सिंबल लेके जाएगा, नॉमिनेशन फाइल कर देगा, तो बाकी 19 लोग जो बगावत करते और बवाल फैलाते, उनको तो अभी नहीं पता है कि टिकट मिल गया, तो वो बगावत तो कर नहीं पाएंगे, रिजल्टमेंट तो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, बताइए। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि मुकेश सहनी का जो वोट बैंक है, केवट, निषाद, मल्लाह, ये वोट बैंक 3-4% है, और पिछली बार ये मोदी जी के साथ था, इस बार ये महागठबंधन के साथ है। तो यही 3% अगर इधर से उधर हो गए तो चलाओ, गड़बड़ हो गया काम, खेल फर्रुखाबादी। राहुल गांधी की इमेज आप देखिए, राहुल गांधी, भाई इसमें क्यों रोक रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी की आज के तारीख, राहुल गांधी, अब मेरे को सोशल मीडिया में भी एक यादव जी ने डाला मेरे फेसबुक पोस्ट पे कि साहब वो तेजस्वी यादव को राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए था, बड़ी नौटंकी कर रहा है। मैंने कहा बेटा, अगर छोड़ देते ना तो 30% क्रॉस ना कर पाते, वही यादव और मुसलमान वोट पे निर्भर करते और बाकी सब वोट कंसोलिडेट हो जाता। आज के तारीख में अगर दलित और अति पिछड़ा और सवर्ण अगर महागठबंधन में वोट दे रहा है तो केवल राहुल गांधी की वजह से दे रहा है, बाकी 32% आपका है, वहां कोई सेंध नहीं लगने वाली। और नीतीश कुमार ने भी व्यवस्था कर दी है मुस्लिम कैंडिडेट न खड़ा करके, लेकिन राहुल गांधी की वजह से, और राहुल गांधी ने जो ये रायबरेली में किया और जो चंडीगढ़ में गए, देखिए समाज को एक मैसेज मिलता है। हमारे ब्राह्मणों को राजपूतों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मार दिया, और कानपुर के अंदर एक जगह जब उसे कुचला गया तो बेटी और मां जो है जल के मर गए। तो ब्राह्मणों पे जिस प्रकार का अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है मैं अम्बेडकराइट ब्राह्मण हूं, सनातनी हूं, लेकिन अगर ब्राह्मणों पे अत्याचार होगा मुझे मेरे को बुरा नहीं लगेगा क्या? तो दलित समाज को भी लगता है कि हर जगह दलित। आज एक खबर और आई है, आपने सुनी होगी, मध्य प्रदेश के अंदर एक सरकारी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 4 लड़के एक दूसरे के कंधे पे चढ़ के लड़कियां जब कपड़े बदल रही थी उनकी वीडियो बना रहे थे। प्रिंसिपल ने सीसीटीवी मंगाया, और उसके बाद, और एक इसी प्रकार की घटना आंध्र प्रदेश, वहां कर्नाटका में हुई थी, वहां भी भारतीय, और यही काशी के बीएचयू के अंदर हुई थी। इन्हीं के भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लड़कों ने एक आईटी की, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूं, लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था। और बाकी मैंने आज फेसबुक में पोस्ट भी डाली है, भैया जो जो आरएसएस से संबंध रखता हो कृपा करके मेरी मित्र सूची से बाहर हो जाइए, क्योंकि जो केरला में काम हुआ है, भैया मैं एक सात्विक सनातनी ब्राह्मण हूं, मैं इन सब आरएसएस की विचारधारा से जो दिखाया केरला वालों ने, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार की खबरें आ रही हैं, और ज्यादातर आप देखिए कि डबल इंजन सरकार की जो खबरें आ रही है डबल इंजन सरकार से, और उसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और सर वीडियो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, देश की एक बड़ी आबादी को एक छात्रा पंचर बनाने वाला कहकर संबोधित करती है, और जो टीवी चैनल के जो संपादक महोदय हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि इनके सब, मतलब आप देखिए कि जो जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, एक प्रोग्राम चल रहा होता है और उसमें कहते हैं कि क्या आपकी साइकिल इसीलिए पंचर नहीं होती है क्योंकि आपकी ही पार्टी में पंचर बनाने वाले ज्यादा हैं, ऐसा एक छात्रा ने कहा, और उस पर सबके सब लोग वहां पर हंस रहे हैं। स्टूडियो में न्यूज 18 इंडिया का प्रोग्राम था। तो क्या ये नेशनल मीडिया का स्तर हो गया है कि अगर एक छात्र जो है वो इस प्रकार से कह रही है तो वहां पर बैठे लोग हंसे? उस लड़की का नाम क्या है? सर उस लड़की ने नाम तो नहीं बताया, लेकिन वो मतलब उसने ऐसे ही सवाल पूछा था, वो हिंदू ही लड़की थी। नहीं नहीं, हिंदू नहीं, मैं देखिए मैं ब्राह्मण हूं जरूर, मैं सवर्ण समाज से आता हूं,
लेकिन आजकल सबसे ज्यादा गंदगी अगर किसी समाज में है तो मेरे समाज में है। मैं अपने समाज को क्रिटिसाइज करने से नहीं रोक सकता। वो लड़की जरूर ब्राह्मण होगी। इतना ज्यादा मत मारी गई है कि देश को तोड़ना ही है लोग। हिंदू मुसलमान, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित, ये वो खराब, अम्बेडकराइट। एक गोदी मीडिया में मैं गया था, वहां डीएमके के एक नेता बैठे हुए थे, मैं भी था, कि साहब वो सनातन को ये कह दिया, सनातन को वो कह दिया। मैंने कहा मूर्खों, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, पेरियार को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, नारायण गुरु को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते, उन पर जूता चलाओगे, देश को तोड़ दोगे। तुम्हें पंचर बनाने वालों से भी फायदा है, वो है घृणा। अरे पंचर बनाने वाला तो अपना पेट पाल लेगा निधि। अरे पंचर हो जाएगा गाड़ी के पहिए में तो पंचर तो बनवाना पड़ेगा। आजकल हो गया हिंदू समाज के लोग जो हैं वो अपने काम छोड़ दिए, बढ़ई का काम छोड़ दिया, बाथरूम साफ करने का काम छोड़ दिया, सारा का सारा जो है वो अपना पैसा कमाते हैं 2000 रुपए रोज। और ये लोग जय श्री राम, जय सिया राम, यही करते अपना टाइम पास कर रहे हैं। मुझे तो अपने समाज की गिरावट पे अफसोस होता है। हमारा समाज हमेशा से अच्छा इसलिए रहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे तो खानदान में, भाई आपके भी खानदान में हम लोगों के तो पढ़ना लिखना ही काम हुआ करता था, इधर उधर तो हमने कोई काम किया नहीं, ना हमें काम करने की आदत है। मेहनत की, पढ़ाई की, सबने उच्च पद में गए और अपनी ताकत बनाई। अरे यार तुम पढ़ो लिखोगे नहीं, यही सब अपना कांवड़ यात्रा निकालोगे और कहीं जाके यहाँ मस्जिद खोदोगे, वहां तोड़फोड़ करोगे, तो कहाँ अगली जनरेशन का क्या होगा, अगली पीढ़ियों का क्या होगा। पढ़ाई पे ध्यान दो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कही थी। तो ये गंदगी जो है समाज के अंदर की, जो तुम्हारी विचारधारा से मेल न खाती हो तुम उससे घृणा करोगे। भाई मैं हूं पूजा पाठी, मैं तो मूर्ति पूजा करता हूं, मुझे भगवान पे विश्वास है, मैं आस्तिक हूं, लेकिन मैं नास्तिकों से घृणा नहीं करता, मैं किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि मैं सनातनी हूं। बिल्कुल सर, लेकिन आप देखिए कि आजकल की पीढ़ी जिस प्रकार से, वो तो जाहिर सी बात है कि पहले से ये सारे सवाल बताए होते हैं, तब वो इस प्रकार के सवाल पूछते हैं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड है सर, मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ कि ऐसी चीजें होती हैं, बीजेपी ऐसी ही चीजें बोलती है कि आपकी पार्टी में पंचर बनाने नहीं, वाले वैसे ज्यादा निधि एक चीज आपने देखा होगा, अब दिखाई नहीं पड़ते सोशल मीडिया में, गायब हो जाते हैं तुरंत। जैसे 9-2-11 होते हैं ना, सिर पे पैर रख के भागते हैं। अब सोशल मीडिया पे जिसकी वजह से लोग सत्ता में आए थे, अब ये दुबक जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, खदेड़ देते हैं लोग इनको। बिल्कुल सर, इसीलिए अब वो ऐसे चैनलों में आकर अपनी बातें रख रहे हैं जहां पे उनको पता है कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। अंबानी के चैनल में जाकर के अमीश देवगन के सामने इस तरीके की बातें रखेंगे कि वो मुस्कुरा दे, हंस दे, उनको टोकना तो बिल्कुल भी नहीं है। और एक मतलब इतनी बड़ी आबादी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है और इस नहीं, पर बहुत एंकर को गलत। रोकना चाहिए था। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और अपने भारतीयों की भावना को, किसी वर्ग का हो, दलित हमारे भाई हैं, आदिवासी हमारे भाई हैं, बैकवर्ड हमारे भाई हैं, सवर्ण हमारे भाई हैं, एक 142 करोड़ भारतीय हमारा भाई बहन है। अगर उनको तुम अपने से ये समझते हो, तुम सनातनी नहीं हो, तुम देशद्रोही हो। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।